20 मई 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ये सब आर्टिकल कवर करेंगे आज हम। फर्स्ट आर्टिकल है अपना न्यू नेमिंग सिस्टम फॉर वायरस वेरिएंट। वायरस वेरिएंट का मतलब है जी वायरस अपने आप को जो चेंज कर लेता है, मुटेशन कर लेता है, अपने आप को जीन में मुटेशन कर लेता है। मुटेशन का मतलब है चेंज, तो उसका एक नाम दिया जाना चाहिए अलग से। तो डब्ल्यू ने यही डिसाइड किया है। जैसे हरिकेन्स होते हैं, हरिकेन साइक्लोन को ही बोलते हैं जी, जो अमेरिका के पास साइक्लोन आते हैं, साइक्लोन मतलब चक्रवात, उसको ही हरिकेन बोलते हैं। जैसे हरिकेन्स के नाम दिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हरिकेन आएंगे, साइक्लोन आएंगे, साइक्लोन की नेमिंग की जाती है। ऐसे ही डब्ल्यू ने कहा है कि कोरोना वायरस भी जब अपने आप को वेरिएंट करेगा, मुटेशन करेगा, चेंज करेगा, तो इसके भी नाम रखे जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है जी, जो जैसे मान लो किसी कंट्री में, अभी यूके में वायरस ने वेरिएंट किया, अपने आप को चेंज किया, इंडिया में किया, तो इन कंट्रीज़ पे स्टिग्मा लग जाता है, मतलब दाग लग जाता है एक तरह से, कि उस नाम से पुकारा जाता है, इंडिया के नाम से या यूके के नाम से। तो इस स्टिग्मा को रिमूव करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो ये पब्लिक के लिए भी ईजियर होगा कि पब्लिक क्या है, अगर नाम रखा जाएगा वायरस के वेरिएंट का, जैसे कोरोना वायरस का नाम आसानी से ले सकते हैं, तो पब्लिक के लिए भी आसान होगा। क्योंकि अभी जो वेरिएंट है, वेरिएंट के नाम कुछ ऐसे रखे गए हैं, B.1.6.7 ऐसे कुछ नाम रखे गए हैं। अगर इनका कुछ नाम होगा जनरली, आसान नाम, इजी नाम होगा, तो पब्लिक के लिए आसानी होगी। अभी साइंटिस्ट रेफर करते हैं जो वायरस और वेरिएंट है, इनके लाइनेज नेम को किससे, कुछ लेटर्स और नेम्स कॉम्बिनेट को, मतलब कॉम्बाइन करते हैं दोनों को, फिर इन्हें नाम देते हैं। डिफरेंट वेरिएंट का रिलेशनशिप क्या आपस में, जो डिफरेंट मुटेशन हो गए, चेंज हो गए वायरस, जो उनका क्या रिलेशनशिप है उसको दर्शाते हैं वो। जैसे देखो जी, यूके में कुछ वायरस मिले वेरिएंट, और कुछ इंडिया में अपने आप को चेंज किया वायरस ने। कुछ वेरिएंट है जैसे B.1.17, ऐसे वेरिएंट रखे गए हैं, तो इन्हें याद रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है पब्लिक के लिए, इन्हें बोलना भी। जैसे B.1677 ये नाम है कुछ। जैसे ये स्ट्रेन देखा गया है, यूके का वेरिएंट है, 1.17 का मतलब यूके का। और ये देखा गया जी साउथ अफ्रीका का वेरिएंट B.1.351। तो ये नाम रखना एक तो मुश्किल है इन्हें, और इनका क्या है जी, कंट्री के साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है, समझ रहे हो? तो इस स्टिग्मा को और मतलब रिमूव करने के लिए, और पीपल के लिए आसानी हो नाम लेने के लिए, तो इस तरह से ये डिसीजन लिया जा रहा है डब्ल्यू के द्वारा। डब्ल्यू तो आप जानते हो ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, 1948 में बनी थी ये पूरे वर्ल्ड वाइड हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट हमने पहले भी ये रिकवर किया हुआ, स्पेशल लेक्चर लिया हुआ है आर्टिकल 311 के बारे में। तो अभी भी ये न्यूज़ में था, महाराष्ट्र के एक पुलिस ऑफिसर को अभी डिसमिस कर दिया गया अंडर आर्टिकल 311 क्लाउज बी, सब क्लाउज, मतलब क्लाउज 2 सब क्लाउज बी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, ये बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के रिमूव किया गया है, इन्हें हटाया गया, डिसमिस किया गया है। ये पुलिस ऑफिसर है जो महाराष्ट्र के। अब देखो जी, ये जो आर्टिकल 311 है, इसमें कुछ सिविल सर्वेंट को सेफ गार्ड दिए गए हैं। मतलब इनकी क्या जी, इन्हें अपनी मर्जी से कोई भी अथॉरिटी रिमूव ना कर सके, डिसमिस ना कर सके, इसलिए इन्हें कुछ सेफ गार्ड दिए हैं। चाहे स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे मान लो जी, यूपीएससी का आप पेपर दोगे, आप आईएएस आईपीएस वगैरह बनोगे, तो आप क्या है जी, आपके लिए आर्टिकल 311 में सेफ गार्ड है कि आपको जो भी अथॉरिटी मतलब अपॉइंट करेगी, तो उससे नीचे कोई अथॉरिटी आपको डिसमिस नहीं कर सकती। डिसमिस का मतलब है जी रिमूव करना, हटा देना, बिल्कुल जॉब से हटा देना। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट के हुए जी, आप मान लो जी पीसीएस का एग्ज़ाम दोगे, स्टेट पीसीएस का, स्टेट सिविल सर्विस का, तो उससे आप बनोगे जीएसडीएम वगैरह कुछ भी। तो इसके लिए सेफ गार्ड दिए गए हैं दोनों के लिए आर्टिकल 311 में। तो इसमें ये कहा गया आर्टिकल 311 क्लाउज 1 में कि कोई भी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी, जैसे मान लो जी आपको यूपीएससी का एग्जाम दिया, आपको अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने आपकी पोस्ट पे, तो प्रेसिडेंट से नीचे आपको कोई भी डिसमिस और रिमूव नहीं कर सकता। आर्टिकल 311 क्लाउज 2 ये बोलता है कि सिविल सर्वेंट को जी कोई भी रिमूव या डिसमिस या उसकी रैंक को रिड्यूस यानी कि डिमोशन नहीं कर सकता बिना किसी अपॉर्चुनिटी दिए। कि जैसे मान लो जी आप हो जी, कोई आईएएस वगैरह हो, आप पे कोई आरोप लगे हैं, चार्जेस, तो आपको भी मौका दिया जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ एविडेंस रखो, हाँ ये चार्जेस गलत हैं। जैसे आप पे आरोप लगा दिए किसी ने जी ब्राइब लेने के, ब्राइब मतलब रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया और आपको डिसमिस किया जा रहा है, तो आपको भी मौका दिया जाएगा। आर्टिकल 311 क्लाउज 2 ये बोलता है। आर्टिकल 311 में जी यही सेफ गार्ड दिए गए हैं कि क्या है, कि पूरा मौका दिया जाएगा जी इंक्वायरी का जब आप पे आरोप लगेंगे, और कोई भी आर्बिट्ररी डिसमिस नहीं होगा सर्विस से, मतलब अपनी मर्जी से कोई डिसमिस नहीं कर सकता। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है जी। ये क्लाउज 2 में, आर्टिकल 311
क्लाउज 2 सब क्लाउज बी, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं कि जिनके बेस पे आपको हटाया जा सकता है बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिए, कोई मौका दिए। इसमें क्या है, अगर मान लो जी जिस पर्सन को रिड्यूस किया जा रहा है रैंक से, या डिसमिस या रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है जॉब से, अगर वो हटाने वाली अथॉरिटी यानी कि प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, स्टेट पे गवर्नर हटा रहे हैं, वो सेटिस्फाई है, उन्हें लग रहा है कि क्या है कि आपको क्या है कोई प्रैक्टिकेबल नहीं है कि आपकी इंक्वायरी को आपके लिए मतलब मौका दिया जाए, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है कि आपकी इंक्वायरी के लिए आपको मौका दिया जाए, ये अभी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो आपको रिमूव किया जा सकता है बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के, बिना आपको मौका दिए हुए। और ये आर्टिकल लेकिन ये भी है जी, आपको देखो जी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बिना रिमूव कर दिया, आपको मौका नहीं दिया हो गया, आपको मतलब आप अपने बारे में कुछ एविडेंस रख सको अथॉरिटी के पास ताकि आपको रिमूव ना करे, लेकिन आपको यहाँ पे मौका नहीं दिया गया। लेकिन आपको डिसमिस करने के बाद फिर भी आपके पास मौका है, क्या आप जी देखो कोर्ट में जा सकते हो, आप इसके खिलाफ जो आपको रिमूव किया गया, डिसमिस किया गया, कोर्ट में केस कर सकते हो आप, या फिर आप कैट में जा सकते हो जी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये ट्राइब्यूनल होती है जी, आप इसमें अपना केस लेके जा सकते हो, तो आप केस कर सकते हो जी, और अपने जो भी प्रूफ है दिखा सकते हो। अगर आपका जो आरोप लगे थे, चार्जेस लगे थे, वो गलत साबित हुए तो आपको दोबारा से ये कैट बोल देगा या कोर्ट में केस जाएगा, तो कोर्ट आपको दोबारा से रीइंस्टेट कर देगा, मतलब दोबारा से जॉब में आपको दोबारा से जॉब में बुला लिया जाएगा। और अगर स्टेट सिविल सर्विस में आप काम करते हो तो आप कैट में नहीं, फिर जाओगे जी सेट में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होती है स्टेट में, तो उसमें आप केस कर सकते हो या फिर कोर्ट में जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है जो जिसमें भी आप जाना चाहो। तो यही था इसमें। देखो अगर आपको डिटेल में जानना आर्टिकल 311 स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 का अभी सेलिब्रेट किया गया, हर साल ये 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इस साल की जो थीम थी द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी म्यूजियम का ऑब्जेक्टिव ये होता है जी, एक बिल्डिंग बनी होती है म्यूजियम, उसमें क्या है एक तरह से म्यूजियम को हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय, जहाँ पे क्या है बहुत सारी कल्चरल चीज़ें या हिस्टोरिक कोई भी चीज़ें मतलब थिंग्स वगैरह कोई भी प्रोडक्ट संभाल के रखे जाते हैं, कंजर्व करके रखे जाते हैं। जैसे मान लो जी आप कभी रेड फोर्ट गए हो, लाल किला, उसमें क्या है म्यूजियम है, म्यूजियम में क्या है कुछ तलवार वगैरह, तलवार स्वॉर्ड रखी गई हैं संभाल के राजाओं की, मुगल एम्पायर की, कुछ उनके कपड़े रखे गए हैं संभाल के, तो इस तरह की चीज़ों को संभाल के रखा जाता है। तो ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है, बस ये चीज़ याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, अभी न्यूज़ में इसलिए आया जी रिसेंटली क्योंकि अभी आपको पता है जी 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, तमिलनाडु, पुदुचेरी, वेस्ट बंगाल, असम और केरल। तो इस जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन के दौरान अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 10 तक इसमें जी अब तक का हाईएस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए, और इन्हें बेचता कौन है जी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितनी राशि के, ये जी ₹695 करोड़ रुपीज़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए इन 10 दिनों में, इस जब ये इलेक्शन हुए थे। तो ये अब तक का हाईएस्ट है जब से ये चलाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड चालू हुआ था जी, स्टार्ट हुआ था 2018 से ये स्टार्ट हुआ था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है जी, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। देखो जी बॉन्ड तो आप जानते हो, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड ये बॉन्ड है जी, कागज़ पे लिखा है बॉन्ड, ये बॉन्ड हो गया। अब इस कागज़ पे अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लिखा है तो इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, लेकिन इसे जारी कौन करता है, देता कौन है, इसे देता जी सिर्फ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही खरीद सकते हो आप, इसे परचेज कर सकते हो। जैसे मान लो जी अगर आपको डोनेशन देना है, डोनेशन का मतलब है जी दान, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को जी, राजनीतिक पार्टी को डोनेट करना चाहते हो, दान देना चाहते हो, तो वो फंडिंग जो आप देना चाहते हो जी, दान करना चाहते हो, फंडिंग देना चाहते हो, वो आप अब किससे करोगे जी, इलेक्टोरल बॉन्ड से करोगे, इलेक्टोरल बॉन्ड से करोगे, इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये आपको कहाँ से खरीदना पड़ेगा, एसबीआई से, एसबीआई बैंक की जहाँ भी कहीं ब्रांच है वहाँ से आप खरीद सकते हो। उसके कुछ नियम है जी, ये सारे नियम देखेंगे हम ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है जी, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, आप पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हो जी। और इसे जी आप कम से कम 1000 रुपीज़ का खरीदोगे, तो 1000 रुपये से नीचे का बॉन्ड आप नहीं खरीद सकते, कम से कम 1000 रुपीज़ का होगा। और आप इसकी मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, कितने का भी खरीद सकते हो, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, कितने का भी खरीद सकते हो आप। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही खरीद सकते हो जी ये बॉन्ड। और ये बॉन्ड जी 15 डेज़ के लिए ही वैलिड रहता है। जैसे आपने बॉन्ड खरीदा और इस बॉन्ड पे लिखी है जी सिर्फ 15 दिन की वैलिडिटी। अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपने पॉलिटिकल पार्टी के पास ये जमा करा दिया, जैसे आपने जी एसबीआई के पास
से बॉन्ड खरीदा और अपने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। पॉलिटिकल पार्टी के लिए जी 15 दिन है सिर्फ उसके पास, 15 दिन में जी वो अपने अकाउंट में जमा करेगी। मान लो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट है किसी भी बैंक में, मान लो एसबीआई में ही है, तो अपने बैंक में जमा करेगी ये, और ये 15 दिन के अंदर रिडीम हो जाएगा। रिडीम का मतलब है जी इसके बैंक में पैसे आ जाएंगे जितने का भी बॉन्ड है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि इस बॉन्ड में जी इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे सिंपली बॉन्ड खरीदते हैं हम, जैसे बॉन्ड खरीदते हैं जी, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, जब आप बॉन्ड खरीदते हो तो उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है ना, ब्याज मिलता है। जैसे आपको 5% या 10% ब्याज मिलेगा हर महीने या हर साल ब्याज मिलेगा। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ये याद रखना है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जितनी राशि है बस उतनी राशि, जैसे 1000 रुपये का है तो इस पर 1000 रुपये लिखे हो रहेंगे कि 1000 रुपीज़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये, इस पर 1000 रुपये लिखे रहेंगे। और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट करोगे उसकी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में चले जाएंगे पैसे। और 15 दिन के लिए, ये याद रखना, सिर्फ 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। और ये आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को दोगे वो अपने अकाउंट में जमा करेगी विद इन 15 डेज के अंदर। और ये चीज़ आप परचेज कर सकते हो, कोई भी परचेज कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया कर सकता है, या किसी भी इंसान की फॉरेन की यहाँ पे कंपनी है या कोई एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, वो परचेज कर सकता है। और ये सिर्फ 4 महीने में परचेज कर सकते हो, जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के महीने में और अक्टूबर के महीने में। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है जी, इन्हें स्पेसिफाइड करती है। और अभी ये सिर्फ 4 महीने में आप इसे खरीद सकते हो। और 4 महीने में भी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में, मतलब फर्स्ट डेट से लेकर 10 डेट तक, मतलब 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, 1 जुलाई से 10 जुलाई तक, ऐसे ही सिर्फ 10 दिन के बीच में आप खरीद सकते हो। और जब भी आप खरीदोगे वो 15 डेज के लिए ही लागू रहेगा। 15 डेज के बाद अगर मान लो जी 15 दिन तक आपने पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया, वो बॉन्ड जी खराब हो जाएगा, फिर आपको ना पैसे मिलेंगे ना पॉलिटिकल पार्टी को पैसे मिलेंगे। और ये कोई भी इंडिविजुअल खरीद सकता है जी, सिंगली मतलब अकेला आदमी भी खरीद सकता है, या जॉइंटली, या 2 आदमी मिलके, 10 आदमी मिलके भी, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी 10 आदमी मिलके इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। इसमें जी किसी डोनर का नाम नहीं होता। जैसे ये आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, आपका इसमें कोई नाम नहीं रहेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, समझो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ नहीं पता होगा किस आदमी ने ये बॉन्ड दिया है, और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन बैंक के पास होगी, एसबीआई के पास, क्योंकि आपने उससे बॉन्ड खरीदा है। लेकिन एसबीआई के पास आपकी इन्फॉर्मेशन लगेगी, लेकिन बॉन्ड पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि किसने कितना पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया। ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं होगी, समझ रहे हो। एक चीज़ और इसमें याद रखनी है कि ये सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट कर सकते हो जिसने लास्ट इलेक्शन में, जो लास्ट इलेक्शन हुआ जी, पिछला इलेक्शन कभी भी हुआ, 1 साल पहले, 2 साल पहले या 4 महीने पहले, जो भी लास्ट इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में उस पॉलिटिकल पार्टी ने कम से कम 1% वोट, 1% वैलिड वोट्स हासिल किए हों, वैलिड वोट। जैसे मान लो जी हमारे देश में 130 करोड़ की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें से मान लो कुछ 60% ही वोट करते हैं, तो 60% इसका हो गया लगभग 80 करोड़, मान लो जी 80 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 80 करोड़ लोग ने वोट दिया, इसमें से कम आपको 1% वोट लेनी पड़ेंगी। इसका 1% हो जाएगा जी लगभग 80 लाख। 80 लाख लोगों ने आपको अगर वोट दिया पॉलिटिकल पार्टी को, आपकी पार्टी को, तो ही आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आप क्या जी फंडिंग ले सकते हो, पैसा ले सकते हो, उसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो आप, या पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है तभी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट है अपना, ये थोड़ा लंबा है जी आर्टिकल, हमें डिटेल से पढ़ना है ये पूरे। आपको इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ये इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पूरा समझ आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे इसे हम। आपको पता है जैसा जी इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप वहाँ पे हमस है जी, हमास बोल लो या हमस, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के बीच में अभी फाइटिंग चल रही है जी। ये इधर से बम फेंक रहे हैं, ये उधर से फेंक रहे हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ में भी। तो ये है क्या जी, अभी ये देखते हैं। अभी न्यूज़ में रिसेंटली हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया ने जी सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है जी, आपको पता है यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, अंग है, 6 अंग है जी इसके, 6 ऑर्गन है, उनमें से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसमें इंडिया ने सपोर्ट किया है किसको, टू पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट किया है। उसने कहा है 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। इंडिया ने कहा है पैलेस्तीन अलग कंट्री बनना चाहिए और इसराइल अलग रहना चाहिए। अभी क्या जी, पैलेस्तीन को पूरे वर्ल्ड वाइड में जी बहुत कम कंट्रियाँ इसे स्टेट मानती हैं, यानी कि स्टेट का मतलब है यहाँ कंट्री मानती है, देश नहीं मानती। और इसराइल भी नहीं चाहता जी ये पैलेस्तीन अलग कंट्री बने, पहले मतलब पैलेस्तीन अलग कंट्री बने। और पैलेस्तीन, एक चीज़ याद रखनी है, हिंदी का अखबार पढ़ते होंगे तो फिलिस्तीन लिखा रहता है यहाँ पे, फिलिस्तीन लिखा रहता है, और वही पैलेस्तीन फिलिस्तीन एक ही बात है। तो इंडिया ने सपोर्ट किया जी 2 स्टेट सॉल्यूशन को, कि 2 कंट्री बने। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं जी, न्यूज़ में आया है, इसलिए बैकग्राउंड जानते हैं अभी क्या हो रहा है।
देखो जी फाइटिंग चल रही है इसराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच में। आप पहले ये मैप देखो, ये है जी देखो वेस्टर्न एशिया का मैप। ये यहाँ पे जॉर्डन है आपका, यहाँ पे सीरिया है, ये इसराइल है। आपको ये जो येलो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है और ये जो दिखाई दे रहा है ये है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक। और ये है जी गाजा स्ट्रिप, ये इधर इजिप्ट है जी, कंट्री इजिप्ट। तो आपने देखा ये यहाँ पे, और ये थोड़ी लोकेशन और देख लेते हैं हम। देखो जी ये है यहाँ पे, ये है डेड सी, डेड सी बोलते हैं इसे, डेड सागर। और यहाँ पे जी रिवर जा रही है एक, जॉर्डन रिवर, जो इसराइल और जॉर्डन को ये मतलब सेपरेट करती है, अलग करती है। जॉर्डन रिवर, जॉर्डन के नाम से ये जॉर्डन रिवर। और यहाँ पे देखो जी ये वाला, रुको, ये वाला देखो जी गोलन हाइट, ये है गोलन हाइट। और ये है आपका गाजा स्ट्रिप, देख लिया हमने, गाजा पट्टी भी बोलते हैं इसे, गाजा स्ट्रिप। और यहाँ पे ये है जी सी ऑफ गैलिली, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, नीला नीला सा पार्ट, ब्लू ब्लू पार्ट, ये है जी कौन सा, सी ऑफ गैलिली, सी ऑफ गैलिली, गैलिली ऐसा कुछ सी है जी इसका नाम। तो ये याद रखना आपको इसमें लोकेशन। और इसके साइड में यहाँ है जी लेबानन, तो ये लोकेशन भी याद रखनी है। मेडिटेरेनियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगानी है, लेबानन, इसराइल और आपका गाजा स्ट्रिप, और ये इजिप्ट इधर। और भी देखेंगे जी हम इसके बारे में, लेकिन अभी ये जानना है कि इसराइल कहाँ कहाँ पे कब्जा है इसका। देखो जी ये गोलन हाइट इसराइल ने सीरिया से ले ली थी 1967 में, पूरा डिटेल में अभी पढ़ेंगे हम। ये वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास था, वेस्ट बैंक जो इसराइल ने वेस्ट बैंक भी ले लिया जॉर्डन से, गाजा स्ट्रिप भी ले लिया। लेकिन अभी यहाँ पे पैलेस्तीन लोग रहते हैं कुछ। लेकिन इसमें देखो जी जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला डार्क वाला पार्ट, जो ये गोलन हाइट का जैसा कलर है, ऐसा ही कलर इस वेस्ट बैंक में कलर दिखाई दे रहा है, उस पर इसराइल का कब्जा है। और जो ये आपको ऑरेंज ऑरेंज टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये पैलेस्तीन का कब्जा है। पैलेस्तीन के लोग हैं जी, पैलेस्तीन, पैलेस्तीनियन। जैसे इंडिया है जी, इंडिया के लोग को बोलते हैं इंडियन, ऐसे ही पैलेस्तीन के लोग को पैलेस्तीनियन, पैलेस्तीनियन है। यहाँ पे ऑरेंज पार्ट पे रहते हैं और कुछ इस गाजा स्ट्रिप में। तो यहाँ पे एक हमस ऑर्गेनाइजेशन रहती है जी, हमस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखी है जी, आतंकवादी संगठन। बहुत सारी कंट्री ने, इसराइल ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, आतंकवादी संगठन। यूएसए ने, और बहुत सारी कंट्री हैं जिन्होंने हमस को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रखा है, क्योंकि ये अटैक वगैरह करती रहती है सिविलियन पॉपुलेशन पे, जो सिविलियन पॉपुलेशन है जो उस पर अटैक करती रहती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जी हम, पहले इसको मिटा लेते हैं हम, एक सेकंड, इसको इरेज कर लेते हैं। ये अब आ जाओ अपने टॉपिक पे जी। देखो अभी क्या हुआ है, अभी इसराइल और पैलेस्टीन, ये गाजा स्ट्रिप है, इसके बीच में क्या है जी, अभी लड़ाई चल रही है। इसमें लगभग 200 पैलेस्तीन के लोग मर गए हैं और 10 लोग मर गए हैं जी इसराइल के। और पैलेस्तीन के जो लोग मरे उनमें सबसे ज़्यादा, हाफ से भी ज़्यादा, लगभग आधे लोग वुमन और चिल्ड्रन है जी। ये याद करना जरूरी नहीं है कितने लोग क्या हैं, लेकिन अभी ऐसा यूएन ने कहा है कि यूएन ने वार्न दिया है, यूनाइटेड नेशन ने धमकी दी है, मतलब चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि आप जो इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में अभी जो ये फाइटिंग चल रही है, ये फुल स्केल वार भी हो सकता है, मतलब युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। अब फर्स्टली गाजा स्ट्रिप कहाँ, हमने देख लिया जी गाजा स्ट्रिप कहाँ पे। ये गाजा स्ट्रिप क्या है जी, इंटायरली आर्टिफिशियल क्रिएशन है। ये इमर्ज हुआ था 1948 में, बना था गाजा स्ट्रिप 1948 में। इसमें लगभग जो क्या है जी 3/4 ऑफ पैलेस्तीन, जो अरब पॉपुलेशन है, वो यहाँ पे चली गई थी, डिस्प्लेस हो गई थी, यहाँ पे चली गई थी। हम पूरा डिटेल में जानेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं हम, ओवरव्यू। 1948 में देखो जी जो इसराइल का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या जी पूरे में पैलेस्तीन पीपल थे जी, और कुछ ज्यू पीपल थे, अरब पीपल थे जी, अरब, अरब पीपल उन्हें बोलते हैं जी, जो अरब लैंग्वेज बोलते हैं, अरबिक लैंग्वेज है, अरबिक, अरबिक लैंग्वेज है, भाषा है, उन्हें बोलते हैं अरब पीपल। ये वेस्टर्न एशिया में और कुछ इस वाले पार्ट में रहते हैं जी। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो जी ये वाला पार्ट है कुछ अफ्रीका का, अफ्रीका का, और ये वेस्टर्न एशिया का ये वाला पार्ट। यहाँ पे क्या है जी कुछ अरब लैंग्वेज बोलते हैं जी, अरबिक लैंग्वेज, अरबिक, अरबिक भाषा बोलते हैं, उन्हें अरब बोलते हैं, अरब्स पीपल। जैसे आपके गुजराती हो गए जी, जो गुजराती भाषा बोलते हैं, गुजराती हो गए, या गुजरात में रहते हैं। या फिर आप बंगाली किसे बोलते हैं, जो बंगाली भाषा बोलते हैं, बंगाली हो गए। कोई बंगाली गुजराती कास्ट या कम्युनिटी, धर्म, कोई रिलीजन थोड़ी ना है, उन्हें बोलते हैं, जो गुजराती बोलते हैं उन्हें गुजराती बोलेंगे, गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं जो। तो ऐसे ही जो अरबिक लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें अरेबिक बोल देंगे। और इन्हीं कंट्रीज ने मिलकर एक अरेबिक ऑर्गेनाइजेशन भी बना लीजिए, अरब लीग, अरब लीग करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। तो उस जो इस कंट्री का जो अरब पीपल है जी, और जो कंट्री अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है जिस कंट्रीज में, वो इसके मेंबर स्टेट हैं। तो ये अरब पीपल रहते थे जी कहाँ पे, इसमें आपके जो आपका इसराइल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अरब पीपल रहते थे जी,
ये अरब पीपल रहते थे इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे ये अरब पीपल रहते थे जी, ये वाले, पेन चेंज कर लेते हैं जी। यहाँ पे अरब पीपल रहते थे, ये पैलेस्तीन था जी, पहले पैलेस्तीनियन। तो यहाँ पे अरब पीपल रहते थे। जब 1948 में क्या हुआ था, यहाँ से ये गाजा स्ट्रिप में चले गए जी बहुत सारे लोग, समझे। तो ये तब ये आया था गाजा स्ट्रिप, जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जी इसका। तो 3/4 पीपल पैलेस्तीन थे अरब पॉपुलेशन के, वो इसमें डिस्प्लेस हो गए, चले गए। कुछ लोग यहाँ से निकाल दिए गए जी, क्योंकि उस टाइम पे क्यों निकाल दिए गए, यहाँ पे जो लोग रहते थे जी, देखो यहाँ पे जो लोग रहते थे, कुछ लोग यहाँ से निकाल दिए गए। क्यों निकाल दिए गए, क्योंकि तब उस टाइम में 1948 में 14 मई 1948 से पहले जी इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, कंट्री नहीं था। ये कब क्रिएट हुआ इजराइल, 14 मई 1948 को। तो जूज कम्युनिटी थी ना, जूज एक धर्म है जी, ये मान लो रिलीजन है, रिलीजन। जू धर्म के लोगों ने जी यहाँ इजराइल घोषित कर दिया, ये कंट्री इजराइल रहेगा। तो तब इजराइल के जू कम्युनिटी थी और यहाँ पे जो अरब कम्युनिटी थी उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया जी। तो ये कुछ अरब के लोग भाग के जी यहाँ गाजा स्ट्रिप में चले गए, कुछ वेस्ट बैंक में रह गए जी, और इजराइल ने अपना अलग देश बना लिया, समझ गए, तब ये बना। तो इससे चले गए जी। और कुछ क्या है जी, यहाँ पे नेबरिंग कंट्री थे, जॉर्डन, सीरिया, लेबनन, जो आपने देखे जी यहाँ पे, ये है आपका, इसको इरेज कर लेते हैं। ये आपका जॉर्डन आपको दिखाई दे रहा होगा इस मैप में, कहाँ पे दिखाई दे रहा है देखो आप, ये वाला जॉर्डन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे सीरिया, ये लेबनन। इस जो बॉर्डर कंट्री है इसमें चलेगी जी कुछ अरब पीपल भाग के यहाँ पे चले गए, जब ये इजराइल कंट्री बनाया था 1948 में, समझे। अब ये आगे क्या होता है जी, इसमें कुछ ये वेस्ट बैंक में चले गए और कुछ कहाँ पे चले गए जी, जॉर्डन में। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, लार्ज नंबर पीपल गाजा स्ट्रिप में चले गए आपके, और ये गाजा स्ट्रिप बन के तैयार हो गया। अब क्या है, ये इसराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर लगाता है, हमने देख लिया। और यहाँ पे लगभग जो टोटल पॉपुलेशन है जी गाजा की, वो 70% जो पीपल है जी गाजा पॉपुलेशन, वो रिफ्यूजी हैं, मतलब शरणार्थी हैं। मतलब यहाँ पे जो पहले लोग रहते थे 1948 से पहले, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 30% है। और जो 1948 के बाद जब इसराइल बना था, यहाँ से लोग अरब पीपल लोग यहाँ पे आ गए थे जी बस के। तो लगभग 70% लोग यहाँ पे जो आए थे वो अभी रिफ्यूजी हैं जी, शरणार्थी हैं, समझे। जो ओरिजिनल पीपल रहते थे उनसे अलग हैं ये। अब कंट्रोल कौन करता है जी इसको, गाजा स्ट्रिप को, गाजा स्ट्रिप को करता है जी हमस, या हमास बोल सकते हो। हमास ऑर्गेनाइजेशन है जी, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। वो 2007 में जी इसने कंट्रोल ले लिया था इसका, गाजा स्ट्रिप का, इसको कैप्चर कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन इसराइल ने जी फिर इस पे जी इम्पोज कर दिया कंप्लीट क्लोजर, बॉर्डर को ही क्लोज कर दिया। यहाँ पे इस वाले बॉर्डर को जी इसराइल ने बंद कर दिया कि यहाँ से ना कोई आएगा इधर, ना इधर जाएगा, ना इधर आएगा। इधर इजिप्ट ने भी यही कर दिया, ना इधर जाएगा, क्योंकि जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है जी इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया हुआ है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है जी, किसी और कंट्री वगैरह से ये हथियार वगैरह ना मिले, इसलिए इजिप्ट ने और इसराइल ने इसको कंट्रोल में कर दिया जी, बॉर्डर को सील कर दिया बिल्कुल, यहाँ से कुछ ना आएगा ना जाएगा। तो ये आगे क्या होता है जी इसमें, आगे जी फिर ये देखो, गाजा ये स्ट्रिप कोई अभी स्टेट कंट्री नहीं है, ये स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब है कंट्री, कोई कंट्री नहीं है अभी, ये सिर्फ एक रीजन है जिसको हमास कंट्रोल करता है, समझ गए। तो ये हमास क्या है जी, ऑफ ये इसराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखती हैं, आतंकवादी। जैसे यूएसए अमेरिका ने भी इसे आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रखा हमास को, क्योंकि ये अटैक वगैरह करता है, सिविलियंस पे हमला करता है। अब इसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ेंगे जी, स्टार्टिंग से, ये स्टार्ट कब से हुआ, ये इसराइल और पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट, ये हमने अभी ओवरव्यू देखा। अब पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे इसका। ये क्या है, इसका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जी 100 ईयर्स, कम से 100 साल पुराना ये इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है जी, विवाद है इनके बीच में। ये क्या हुआ था कि ये जो जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन सी, इनको जी ये चाहते थे, ज्यूज और अरब, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। ये देखो जी, ये यहाँ पे जॉर्डन रिवर है और ये आपको पता है मेडिटेरेनियन सी है। इसके बीच में जितनी भी लैंड है जी, ये वाली लैंड, ये भूमि, इसके बीच में ज्यूज और किसके बीच में, अरब। अरब क्या है जी और ज्यूज क्या है, हमने जान लिया। ज्यूज अलग कम्युनिटी है जी, अलग धर्म है। अरब जो अरबिक भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं जी, वो अरब हो गए पीपल। ये इनका अभी क्या है जी, कौन सा धर्म फॉलो करते हैं ये अरब, अभी मुस्लिम धर्म फॉलो करते हैं जी, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म से पहले क्या कौन सा धर्म फॉलो करते थे जी, क्योंकि इस्लाम धर्म है जी, मुस्लिम धर्म कब बना रिलीजन, ये 7th सेंचुरी में बना, 7th सेंचुरी में बना, लगभग
ईस्वी में, सी में बना जी ये धर्म। उससे पहले मतलब प्रॉफेट मोहम्मद थे जी, जो प्रॉफेट मोहम्मद, उन्होंने एस्टेब्लिश किया 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म। उससे पहले इस्लाम धर्म थोड़ी ना था, उसके बाद से इस्लाम धर्म सेटअप हुआ। उससे पहले ये लोग क्रिश्चियन को फॉलो करते थे जी, या कुछ जुदाइज्म को, जुदाइज्म रिलीजन को फॉलो करते थे, या क्रिश्चियन को, ईसाई धर्म को फॉलो करते थे अरब। लेकिन अभी कौन से धर्म को करते हैं जी? लगभग मोस्टली अरब पीपल हैं वे मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, इस्लाम धर्म को। तो ये अभी इनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चला जी कि ये क्या करेंगे, जो आपका ये एरिया है जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन सी, इसके बीच के एरिया के बीच में जी, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, ज्यू कम्युनिटी के बीच में और किसके बीच में? अरब पीपल के बीच में चलता रहता था। तो ये क्या हुआ 1882 से 1948 के बीच में, यहाँ पे जी पूरे वर्ल्ड में से, पूरे वर्ल्ड में ज्यू कम्युनिटी के लोग आते गए यहाँ पे, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया की बात हो रही है। ज्यू कम्युनिटी के लोग 1882 से लेकर 1948 के बीच में यहाँ पे लोग आते गए, पैलेस्तीनियन आते गए। और ये जो मूवमेंट है, मतलब पूरे वर्ल्ड से जो ज्यूज के लोग यहाँ पे आए थे, इस मूवमेंट को बोलते हैं जी, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, अदियाज, अदियाज बोलते हैं जी। ये अदिया क्या है? हब्रू लैंग्वेज है जी, हब्रू एक भाषा है, हब्रू, हब्रू लैंग्वेज का वर्ड है अदियाज। अदियाज का मतलब है जी इमाइग्रेंट, इमाइग्रेंट, इमाइग्रेंट का मतलब होता है जी जो दूसरी कंट्री से लोग आके बस जाते हैं कंट्री में। जैसे हमारे इंडिया में जी मान लो ब्रिटेन से आके लोग यहाँ पे आ गए, तो इन्हें बोलते हैं इमाइग्रेंट। और जो हमारी कंट्री से चला जाता है जी उसे बोलते हैं अमिग्रेंट, अमिग्रेंट। हमारी कंट्री से जी, मान लो हमारी कंट्री से चले गए इंडिया से ब्रिटेन, उन्हें बोलेंगे अमिग्रेंट। तो ये वर्ड याद रखने जी आपको। तो इस मूवमेंट को पूरे वर्ल्ड से क्या है जी, वर्ल्ड से यहाँ पे जू कम्युनिटी के लोग, जहाँ पे भी जू धर्म के लोग रहते थे पूरे वर्ल्ड में, वो यहाँ पे इजराइल जो अभी है फिलहाल का, इजराइल पैलेस्तीन, यहाँ पे गैदर होना शुरू कर गए, मतलब यहाँ पे आना शुरू हो गए जी वो। और इसी मूवमेंट को बोलते हैं अदियाज, अदियाज बोलते हैं। और 1917 में क्या होता है जी, आपको पता है 1942 से लेके 1914 से लेके 1914 से लेके 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। इस वर्ल्ड वार में क्या हुआ था जी, 1917 में ऑटोमन एम्पायर फेल हो गया। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूके ने ऑटोमन एम्पायर को, मतलब इसका जो राज हुआ करता था, ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था जी टर्की में। ये देखो जी यहाँ पे ये है आपका टर्की, ये टर्की दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप पे, ये है टर्की। ये टर्की का क्या था जी, यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य था। मतलब ये क्या करता था ऑटोमन एम्पायर, जितना भी पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम लोग रहते थे, जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर हुआ करता था ये टर्की। तो पहले बोलते थे इसको ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर बोलते थे इसको। तो 1917 में क्या हुआ जी, इसको ये ऑटोमन एम्पायर हरा दिया गया, ये हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो फिर ये ऑटोमन एम्पायर का रूल हट गया यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जब ये रूल हट गया इसका, तो यूके ने क्या किया, इस सारे रीजन को, पैलेस्तीन को, ये वाला रीजन की बात हो रही है, इस सारे रीजन को यूके ने कंट्रोल कर लिया यूनाइटेड किंगडम ने। क्योंकि पहले टर्की वगैरह का रूल हुआ करता था यहाँ पे, और टर्की की बात माना करते थे क्योंकि मुस्लिम लोग रहते थे यहाँ पे, मुस्लिम वर्ल्ड था, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पे टर्की का राज हुआ करता था। और आपको पता होगा जी, हमारी मॉडर्न इंडिया जब पढ़ते होंगे, जब ऑटोमन एम्पायर, जब ये इसकी ग्लोरी बिल्कुल फेल हो गई थी, ऑटोमन एम्पायर हार गया था, तो उस टाइम पे हमारे इंडिया में भी जी एक मूवमेंट चला था। कौन सा? खिलाफत मूवमेंट चला था, आपको याद होगा खिलाफत, 1919 में खिलाफत। वो यही इसलिए चला था कि ऑटोमन एम्पायर को दोबारा से रिवाइव किया जाए और उसको दोबारा से पावर दी जाए, क्योंकि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का ये लीडर है और ये सब सारे मुस्लिम लोग उसे लीडर मानते थे, अपना नेता मानते थे। खिलाफत मूवमेंट चला था, आंदोलन, खिलाफत आंदोलन हमारे इंडिया में भी। तो यूके ने जी, जब ये ऑटोमन एम्पायर हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, यूके ने कंट्रोल कर लिया इस पैलेस्तीन पे, इस पूरे एरिया पे कंट्रोल कर लिया जी। अब क्या होता है, ये जो लैंड है जी, यहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था, जूज जो कम्युनिटी के लोग थे, यहाँ इस एरिया की बात हो रही है जी, उस टाइम पे जूज कम्युनिटी के, जूज धर्म के लोग थे, वो माइनॉरिटी में थे, मतलब इनकी जनसंख्या कम थी। और जो अरब पीपल थे, अरब पीपल, अरब लोग थे अरब कम्युनिटी के, उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, वो मेजोरिटी में थे जी, ये मेजोरिटी में थे और ये माइनॉरिटी में थे। लेकिन उसके बाद एक बालफोर डिक्लेरेशन आई जी, डिक्लेरेशन का मतलब है जी घोषणा, एक घोषणा की बालफोर डिक्लेरेशन नाम से, ये ब्रिटेन ने की जी। किस लिए? इसका टारगेट था कि जो क्या है जी, ये कंट्रोल करना चाहती थी विद द एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए होम फॉर ज्यूज इन पैलेस्तीन। ये चाहती थी कि पैलेस्तीन में जो ज्यू कम्युनिटी है इनका घर बनाया जाए, इनका होम बनाया जाए, मतलब इनको दिया जाए, इनकी कंट्री बनाई जाए। ये बालफोर डिक्लेरेशन का ये टारगेट था कि ब्रिटेन चाहता था जो ज्यू कम्युनिटी है इसको कंट्री की तरह घोषित किया जाए, इसको दिया जाए कंट्रोल पैलेस्तीन का।
और पैलेस्तीन में आपको पता है जी मेजोरिटी किसकी थी, अरब पीपल की, अरब लोग रहते थे। तो इन्होंने जी इसका विरोध किया, समझ रहे हो, क्योंकि अरब पीपल की मेजोरिटी थी, अरब पीपल ज़्यादा रहते थे अरब कम्युनिटी के। तो जूज ने तो देखो जी फेवर किया इस बाल्फोर डिक्लेरेशन का, क्योंकि जूज के लिए तो फ़ायदा ही था, उनके लिए अलग ये पैलेस्तीन उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन अरब जो पीपल की यहाँ मेजोरिटी थी उन्होंने जी रिजेक्ट कर दिया इसको। यहाँ पे पैलेस्तीन लोग रहते थे, जो अरब पीपल रहते थे, अरब पैलेस्तीन एक ही बात है जी, एक ही मान लो आप। अभी जो पैलेस्तीन थे जी, जो यहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते थे, क्योंकि जू कम्युनिटी के लोग जी यहाँ पे बाहर से आए, बहुत सारे वर्ल्ड से यहाँ पे इकट्ठा होने लग गए। और आपको पता है जी, आपने पढ़ा होगा हिटलर के बारे में, जब 1933 से लेके 1945 में जी, और वर्ल्ड वार चला था जी 1939 से लेकर 1945 से, लेकिन बात हो रही है 1933 से लेके 1945 में। आपको पता है जी यहाँ पे जर्मनी एक कंट्री है जी, जर्मनी, ये देखो जी जर्मनी कंट्री है। ये जर्मनी कंट्री कहाँ गई, ये वाली देखो जी, ये यूरोप में एक जर्मनी कंट्री ये वाली दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली यहाँ बीच में देखो जी पिंक टाइप की, ये जर्मनी कंट्री है। यहाँ पे क्या था जी 1933 से 1945 में हिटलर का यहाँ पे कंट्रोल आ गया जी, हिटलर इसका राजा बना जी, हिटलर, हिटलर नाम का, एडोल्फ हिटलर पूरा नाम था। इसने एक पार्टी बनाई जी, नाजी पार्टी, और इसकी विचारधारा को बोलते हैं जी नाजिज्म। जो इसकी आइडियोलॉजी थी नाजी पार्टी की, इसकी ये थी जी, ये प्योरिफिकेशन करना चाहता था जर्मनी को। ये कहता था जर्मनी फॉर जर्मन, जर्मनी फॉर जर्मन, मतलब जर्मनी है उसमें जर्मन पीपल ही रहने चाहिए। और जो यहाँ पे जू कम्युनिटी के लोग बहुत रहते थे जर्मनी में, तो इन्होंने जी इसकी क्लिनजिंग कर दी, इन लोगों को मरवा दिया। तो यहाँ से मरवा रहा था लगभग 60 लाख पीपल। ये देखो जी आप इसमें, यहाँ इसे मिटाते हैं, इरेज करते हैं, इसकी ज़रूरत मैप की पड़ेगी हमें पहले भी, तो इसको यहाँ पे, ये देखो जी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या हुआ था जी उस टाइम पे, क्योंकि देखो वापस आते हैं उसमें, जब जूज ने फेवर किया बाल्फोर डिक्लेरेशन का, बाल्फोर डिक्लेरेशन का फेवर किया, मान लिया, क्योंकि ज्यू कम्युनिटी के लिए तो पैलेस्तीन ये दिया जा रहा था, लेकिन पैलेस्तीन जो लोग रहते थे अरब, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे आपको पता है जी इस टाइम पे वही टाइम चल रहा था 1933 से पहले, 1933 से और 1945 में क्या हुआ था, इस टाइम पे हॉलोकास्ट हुआ। हॉलोकास्ट एक मूवमेंट है जी, एक तरह से एक मान लो जी एक इंसिडेंट है, एक घटना है, जिसमें लगभग 6 मिलियन जूज को, 60 मिलियन जूज कम्युनिटी के लोगों को मरवा दिया हिटलर ने। कहाँ पे, जर्मनी में, जर्मनी से भगा दिया जी। ये नाजी पार्टी थी, इसने इसी की विचारधारा को बोलते हैं नाजिज्म, मतलब इसने जी ये कहा जर्मनी जर्मन्स के लिए, जर्मन पीपल के लिए, और वहाँ से इन्हें मरवा दिया। क्योंकि जू कम्युनिटी के लोग जी सारे बिजनेस पे कंट्रोल करते थे जर्मनी में, सारे अमीर लोग हुआ करते थे, लेकिन हिटलर को ये पसंद नहीं था। हिटलर चाहता था जर्मनी के लोग सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे कब्जा हो, इनके पास लैंड हो, सारी इंडस्ट्रीज़ का कंट्रोल इनके पास हो। तो इसलिए जूज को जी मरवा दिया इसने, लगभग 60 मिलियन पीपल को। और वो लोग, कुछ लोग भाग के आए जी पैलेस्तीन में, समझ गए हो, ये उसी टाइम की चल रही है जी डिमांड। और उस टाइम पे जब ये 6 मिलियन मतलब 60 लाख पीपल को मरवा दिया जूज को, उस टाइम पे जो लोग भाग के आए यहाँ पे पैलेस्तीन में आ गए कुछ लोग, तो इन्होंने जी सेपरेट जूज स्टेट की डिमांड की, मतलब स्टेट का मतलब कंट्री, ये चाहते थे अलग जूज के लिए अलग कंट्री बने। और तो इसलिए ये फेवर कर रहे थे जी बाल्फोर डिक्लेरेशन को, बाल्फोर डिक्लेरेशन को फेवर कर रहे थे। लेकिन पैलेस्तीन लोग, जहाँ पे अरब पीपल की मेजोरिटी है, वो तो रिजेक्ट ही करेंगे ना, वो रिजेक्ट कर रहे थे। तो ज्यूज ने जी क्लेम किया पैलेस्तीन को कि पैलेस्तीन क्या जी हमारा नेचुरल होम है, इन्होंने किया। लेकिन अरब इसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अरब पीपल भी रहते थे इस वाले एरियाज में, अरब पीपल भी रहते थे, वो इसको छोड़ना नहीं चाहता था। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल गया जी तभी से, कि अरब और ये जो पैलेस्तीन थे जी और ज्यूज पीपल थे, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल गया जी। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जी जूज को सपोर्ट किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कम्युनिटी थी जी उसने सपोर्ट किया जूज को, क्योंकि आपको पता है जी उस टाइम पे सब हमदर्दी दिखाएंगे, क्योंकि लगभग 60 लाख जूज पीपल को मार दिया हिटलर ने, मरवा दिया वहाँ पे, और कुछ लोग भाग के आए। तो वो चाहते थे कि जूज के लिए अलग स्टेट बने, तो इनको फेवर किया जूज को। अब 1947 में क्या होता है जी, आपको पता है 1945 में यूनाइटेड नेशन बन के तैयार हो गई थी, और 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक रिजोल्यूशन पास किया, उसमें कहा, इसने पैलेस्तीन के लिए और जूज के लिए जी, मतलब पैलेस्तीन के लिए वोट दिया, एक रिजोल्यूशन लिया, पैलेस्तीन को दो डिवाइड हिस्सों में, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। एक तो सेपरेट जूज स्टेट के अलग, एक तो जूज कम्युनिटी के लिए अलग कंट्री बनेगा, और एक अरब पीपल के लिए अरब स्टेट अलग बनेगा। तो इसने बोल दिया ये। और जो जेरूसलेम यहाँ पे कंट्री है जी, मतलब सॉरी सिटी है, शहर है, ये जी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा ना जेरूसलेम। अभी जेरूसलेम किसके पास है, अभी इसराइल के पास है जी, इसराइल की कैपिटल। लेकिन 1947 की बात चल रही है अभी, अभी तक क्या है जी, 1948 में बना था इसराइल, अभी इसराइल बना नहीं है,
अब जेरूसलम स्टेट को 1947 में, देखो जी 1947 में एक इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया कि एक इंटरनेशनल सिटी रहेगी, ये किसी के पास नहीं है, ना ज्यूज के पास ना अरब स्टेट के पास, इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया ये पैलेस्तीन। जो पैलेस्तीन पहले पूरा पार्ट होता का था, दो स्टेट में डिवाइड कर दिया, ज्यूज में और अरब स्टेट में, और जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया यूनाइटेड नेशन ने। लेकिन ये प्लान क्या है जी, जूइश लीडर ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब लीडर ने जी इसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया और कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, कभी लागू नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया अरब पीपल ने। फिर क्या होता है जी, फिर इसराइल का क्रिएशन होता है 1948 में, और कैटास्ट्रोफे आता है। कैटास्ट्रोफे का मतलब है जी एक तरह से प्रलय, मान लो जी प्रलय आ जाती है। कैसे? क्योंकि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, ज्यूज और अरब के बीच में। क्योंकि जू क्या है जी 1948 में, 14 मई 1948 में इसराइल डिक्लेयर कर देता अलग कंट्री, वो ज्यूज के लिए अलग कंट्री डिक्लेयर कर देता है। लेकिन जो पैलेस्तीन यहाँ पे लोग रहते हैं जी, पैलेस्तीन, वो इसको विरोध करते हैं, और इसराइल ने जी अलग स्टेट डिक्लेयर कर दिया अपना। अब अलग स्टेट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन क्या है जी, पैलेस्तीन ने ऑब्जेक्ट किया, दोनों के बीच में आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और जो नेबरिंग अब अरब्स थे, अरब पीपल थे, उन्होंने भी इन्वेड किया। लेकिन इसराइल ट्रूप्स ने जी, जो इसराइल लोग थे जी, उन्होंने इसको दबा दिया, इस अरब पीपल को, और यहाँ पे अपना सेटअप कर लिया, कैप्चर कर लिया। और इस एरिया में जब इसके बीच में जो पैलेस्तीन और अरब, मतलब अरब पीपल और ज्यूज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला, मतलब इसराइल के बीच में, और अब तो पैलेस्तीन बोलो, क्योंकि 1948 में इसराइल बन गया, उसके बाद अरब बोलो, अरब हो गए पैलेस्तीन, और इसराइल अलग हो गया। तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला, इस कॉन्फ्लिक्ट को ही बोलते हैं जी कैटास्ट्रोफे इंग्लिश में, और उनकी भाषा में बोलते हैं जी, अरब भाषा में अल नकबा। अल नकबा मतलब प्रलय आ गई, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। नेक्स्ट जी, इसराइल ने जी मैक्सिमम कंट्रोल ले लिया इसमें, इस टेरिटरी का सारा कंट्रोल ले लिया। जो जॉर्डन था जी, जॉर्डन के बीच में वार हुआ इसराइल का, इसराइल और जॉर्डन का वार हुआ। इसमें क्या हुआ, जो जॉर्डन के हाथ में चला गया जी वेस्ट बैंक, और इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप को ले लिया जी। देखो जी ये एरिया क्या है, जब ये वार हुआ था 1948 में, जब हो रहा था, तो जॉर्डन ने जी ये वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लिया। 1948 की बात हो रही है अभी, 1948 की, और इजिप्ट ने ये गाजा स्ट्रिप को ले लिया। और गोलन हाइट थी जी सीरिया के पास। लेकिन आगे क्या होता है जी, ये जो पार्ट है इसके पास, आगे क्या होता है, ये जेरूसलेम था, जो यहाँ पे जेरूसलेम सिटी है, ये जेरूसलेम, इसका दो पार्ट डिवाइड कर दिए। ये जेरूसलेम सिटी है, जैसे एक वेस्टर्न पार्ट कर दिया जी इधर वाला, और एक ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट चला गया इसराइल के कब्जे में, और ईस्टर्न पार्ट रह गया जी किसके, जॉर्डन के पास। क्योंकि वेस्ट बैंक किसके पास है अभी 1948 में, जॉर्डन के पास ईस्ट जेरूसलेम भी जॉर्डन के पास आ गया। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जेरूसलेम सिटी का, और जेरूसलेम ही कैपिटल है इसराइल की जी। अब आगे फिर क्या होता है जी, इसमें होता है आगे इसराइल इस पे जी वार कर देता, अटैक करता है इसराइल फोर्स 1967 में। इसको बोलते हैं जी 6 डे वार 6 दिन युद्ध चला जी, किसके बीच में, इजिप्ट के बीच में, सीरिया और जॉर्डन, ये लड़े जी किससे, इसराइल से। इसराइल ने क्या किया जी, वेस्ट बैंक जो था, ये वेस्ट बैंक था जब जॉर्डन के कब्जे में, तो वेस्ट बैंक को ले लिया अपने कब्जे में, कैप्चर कर लिया इसराइल ने, और गाजा स्ट्रिप को इजिप्ट से कब्जे में कर लिया, और गोलन हाइट को ले लिया जी सीरिया से। अब ये गोलन हाइट, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप सब किसके कंट्रोल में, इसराइल के कंट्रोल में। लेकिन यहाँ पे जी जो ये वाला पार्ट है, गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक, इसमें कुछ पैलेस्तीन लोग रहते हैं, अरब पीपल पैलेस्तीन, वो चाहते हैं अलग कंट्री बनाना, समझे, वो अलग कंट्री बनाना चाहते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है जी 1967 पे आ गए जी हम। अभी ये किसके हाथ में, हमने देख लिया प्रेजेंटली, ये वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट कंट्रोल किसका, इसराइल का। लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट बैंक है जी, जो ऑरेंज वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये पैलेस्तीन पीपल यहाँ पे रहते हैं जी, पैलेस्तीन पीपल। और जो ये ईस्ट जेरूसलेम और वेस्ट जेरूसलेम था, ये कब्जे में कर लिया जी किसने, वेस्ट जेरूसलेम तो यही था इसराइल के कब्जे में। अब ईस्ट जेरूसलेम का भी पार्ट अपने कब्जे में, हिस्से में लेते जा रहा है, टेरिटरी को कैप्चर करता रहता है इसराइल, समझ रहे हो। और ये गाजा स्ट्रिप अभी आपको पता है हमास के पास है, हमास बोल लो जी, या हमस बोल लो, ये ऑर्गेनाइजेशन है जी हमास। इसको ये वाला पार्ट किसके कब्जे में है जी, हमास के पास है। तो ये वाला पार्ट हमास जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास है जी। तो ये हमास, ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को मिला के पैलेस्तीन अपना अलग स्टेट बनाना चाहते हैं जी, जिसको अभी इंडिया ने सपोर्ट किया है, 2 स्टेट सॉल्यूशन, जिसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या है वो देख लिया हमने, वेस्ट बैंक इसराइल के पास है, गाजा स्ट्रिप जी ये इसराइल के पास है,
लेकिन गाजा स्ट्रिप में अभी हमास का कंट्रोल है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने बोलता है अभी गाजा क्या है, इसराइल का ही कंट्रोल चलता है इस लैंड पे। तो जेरूसलेम, होल जेरूसलेम को जी अभी इसराइल अपनी कैपिटल क्लेम करता है। जो पहले ये जेरूसलेम ईस्ट और वेस्ट पार्ट में बांटा गया था, इसराइल कहता है कि पूरा जेरूसलेम हमारा कैपिटल है, लेकिन वेस्ट बैंक कहता है हम अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, अलग पैलेस्तीन, फिलिस्तीन बनाना चाहते हैं जी, या पैलेस्तीन बोल लो, अलग स्टेट बनाना चाहते हैं हम। और इसको जी ईस्ट जेरूसलेम को अपनी कैपिटल बताता है वेस्ट बैंक। अभी की सिचुएशन ये है। और यूएस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यूएस ही एक ऐसी कंट्री है इकलौती जो इसराइल को क्लेम करती है पूरी सिटी को। मतलब अमेरिका बोलता है जेरूसलेम, ईस्ट और वेस्ट जेरूसलेम इसराइल का ही पार्ट है, इसराइल की कैपिटल है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यूएस ही मानता है, अमेरिका ही सपोर्ट करता है। लेकिन अभी टेंशन क्यों हुई जी, अभी ये दोनों के बीच में क्यों चल रहा है, हमास और इसराइल के बीच में टेंशन? अभी इसलिए हुई जी, जो क्या जी ये जो आपके हैं टेंशन इसलिए हुई इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, जो ईस्ट जेरूसलेम में लोग रह रहे थे और गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, इनमें चल रहा है जी कॉन्फ्लिक्ट। इनमें क्यों चल रहा है, अभी आपको पता है गाजा को रूल कौन करता है जी, हमास। ये पैलेस्टीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी, ग्रुप है एक, हमास ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो इनके बीच में क्या है जी, इनके बीच में अभी इसराइल और इजिप्ट ने दोनों को बॉर्डर कंट्रोल कर रखा है, इधर से कंट्रोल कर रखा है कि कोई लोग आप यहाँ से जाए ना, कोई वीपन्स वगैरह ट्रांसफ़र ना हो हमास के लिए। लेकिन अभी आपको पता है अभी हुआ क्या कि ये लोग हैं जी जो पैलेस्तीन है गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में, वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इसराइल क्या है जी इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, मतलब इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है जी, इसराइल कंट्रोल करके रखता है इन्हें। और यहाँ पे जी जो इसराइल है ये कहते हैं, इसराइल ये बोलता है कि मैं इसलिए कंट्रोल लगाता हूँ क्योंकि पैलेस्तीन वॉयलेंस से बचने के लिए, मतलब क्या है कि पैलेस्तीन मुझ पर हमला ना कर दें, यहाँ पे वॉयलेंस, हिंसा ना करें, वॉयलेंस ना करें, इनसे बचने के लिए ये कंट्रोल में करके रखता है, इसराइल ये बोलता है, समझे। और वेस्ट बैंक और ये गाजा ये कहते हैं कि इसराइल हम पे कंट्रोल करके रखता है, इनका कहना ये है। अब हुआ क्या था, अभी आपको पता है जी, अब मिड अप्रैल से लेकर अभी तक 2021 में रमज़ान का महीना आया, जिसमें अभी ईद भी आई। उस टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे पैलेस्तीन और पुलिस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए जी। जो पैलेस्तीन पीपल थे जी यहाँ पे गाजा में और वेस्ट बैंक में रहते हैं पैलेस्तीन पीपल, और पुलिस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल गया, मतलब इसराइल की पुलिस है जी जो, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल गया। और जो ईस्ट जेरूसलेम था उसमें से भी जो पैलेस्तीन लोग रहते हैं ना, पैलेस्तीन पीपल, उन लोगों को निकाला जा रहा था, उन्हें धमकी दी जा रही थी निकालने की, थ्रेटन्ड इविक्शन, इविक्शन का मतलब है जी निकालने की धमकी दी जा रही थी इन लोगों को। तो इसी वजह से जी यहाँ पे अभी ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया हमास और पैलेस्तीन के बीच में, मतलब हमास तो पैलेस्तीनी है, पैलेस्तीन, और किसके बीच में, इसराइल के बीच में, हमास और इसराइल के बीच में। तो यही था जी पूरा इसके बीच में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, काफ़ी टाइम लग गया इसमें। नेक्स्ट है जी अपना यूएस अगेंस्ट मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक। अभी क्या है जी, ये आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन, यहाँ पे कुछ कंट्रीज ने मिला के, जैसे कनाडा, यूएस, ग्रीनलैंड, यहाँ पे रसिया, ये नॉर्वे, स्वीडन, इन कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जी, जिसे बोलते हैं आर्कटिक के नाम पे, ये आर्कटिक काउंसिल, ये नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है अभी। तो अभी क्या है जी, यूएस इसको विरोध कर रहा है रसिया का। रसिया क्या है जी, इसके आसपास अपनी मिलिट्री तैनात कर रखी है, मिलिट्री अपनी सेना तैयार कर रखी है, इसने यहाँ पे लगा रखी है। तो ये यूएस है जी जो अमेरिका, वो इसके अगेंस्ट है कि जो आप मिलिट्री मत लगाओ इस रीजन में। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया जी। अभी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है जी, तब यूएस ने विरोध किया, जो मिलिट्री एक्टिविटी चल रही है ना आर्कटिक रीजन में, रसिया जो मतलब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अपनी मिलिट्री को यहाँ पे तैनात कर रखा है, उसको अगेंस्ट में यूएस ने बोला जी। अभी रसिया का कहना ये है जी, जो क्या है जी यहाँ पे स्ट्रेटजिक रीजन है ये, तो इसलिए मिलिट्री एक्टिविटी ज़रूरी है, हमारे एरिया को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए मिलिट्री का यहाँ पे तैनात करना ज़रूरी है। लेकिन कंसर्न क्या है जी, परेशानी क्या है अगर मिलिट्री यहाँ पे रहेगी। देखो जी, अगर यहाँ पे मिलिट्री रहेगी तो यहाँ इससे क्या है, मिलिट्री एक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी, और ये जो रीजन है जी यहाँ पे डेंजर में आ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है जी, ये रीजन इसलिए ये आर्कटिक काउंसिल बनाई गई थी ताकि यहाँ पे पीसफुल और सस्टेनेबल फ्यूचर इस रीजन में लाया जा सके, मतलब शांति एस्टेब्लिश की जा सके इस रीजन में, और जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं जी उनका सस्टेनेबल यूज किया जा सके, मतलब यहाँ पे जो खनिज पदार्थ वगैरह, तेल वगैरह, ऑयल वगैरह कुछ निकले या कोई और रिसोर्सेज यहाँ पे मिले तो उनका सस्टेनेबल यूज हो सके, इसलिए इसकी बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन। बैकग्राउंड क्या जी, देखो आर्कटिक रीजन में जो व्लादिमीर पुतिन है, प्रेसिडेंट है रसिया के, उन्होंने जी ये चाहते हैं, स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी चाहते हैं इस रीजन में, वो
मिलिट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में। और यहाँ पे मिलिट्री जो है जी वो मिनरल एक्सट्रैक्शन करती है, मतलब आर्कटिक रीजन में जो भी खनिज पदार्थ वगैरह मिलते हैं तो ये एक्सट्रैक्ट करती है मिलिट्री। तो इसकी वजह से क्या, आर्कटिक काउंसिल के जो मेंबर हैं उनमें टेंशन एग्जासर्बेट हो जाती है। इसका मतलब है जी इंक्रीज हो जाती है टेंशन, क्योंकि वो कंट्री भी तो चाहते हैं सिर्फ रसिया ही क्यों एक्सप्लोर कर रहा है इस रीजन को, समझ रहे हो, इसलिए इनमें कॉन्फ्लिक्ट चल जाता है। अब आर्कटिक काउंसिल क्या है जी, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस अमेरिका में, इसे छोड़ो, जरूरी ये है। आर्कटिक काउंसिल क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, एक मतलब कई गवर्नमेंट ने मिलकर इसे बनाया था, जो आर्कटिक एरिया में जो कंट्रीज रहती हैं उन्होंने, ताकि यहाँ पे क्या है, जो आर्कटिक कंट्री हैं जी इनको और यहाँ पे जो पीपल रहते हैं इस रीजन को, इनकी समस्या को एड्रेस किया जा सके, मतलब निपटारा किया जा सके। ये देखो जी कोई ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब संधि नहीं होती, ये एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें जी डिसीजन लिए जाते हैं कंसेंसस बेस्ड पे, मतलब सबकी सहमति से इसी में फैसला लिया जाता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है। और जो भी मान लो डिसीजन रिकमेंडेशन या गाइडलाइंस होती हैं आर्कटिक सर्कल की, वो मैंडेटरी नहीं होती हैं जी, मतलब ये इंडिविजुअल स्टेट का अधिकार है जी, प्रेरोगेटिव है कि वो उन्हें माने या ना माने, मैंडेटरी नहीं होती, अनिवार्य नहीं होती कि मानना ही है। तो इसमें जी कौन कौन और ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करती हैं और कब बनी ये, देखो जी 1996 में एक ओटावा डिक्लेरेशन आया। डिक्लेरेशन का मतलब है जी घोषणा। ओटावा जगह है जी कनाडा में, कनाडा में एक सिटी है, तो ओटावा डिक्लेरेशन लाए जी, वहाँ पे मीटिंग हुई, इसका नाम रख दिया ओटावा डिक्लेरेशन। तब ये बना जी कौन, आर्कटिक सर्कल, ये ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार हुई। इसके मेंबर अभी हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसके मेंबर हैं। और इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी है जी जो इसके पार्टिसिपेट करती हैं। 6 ऑर्गेनाइजेशन है आर्कटिक इंडिजिनस पीपल की, ये मतलब पार्टिसिपेंट है जी, परमानेंट पार्टिसिपेंट, मतलब जब भी इसकी मीटिंग होती है ये पार्टिसिपेंट करती हैं, मतलब हिस्सा लेती हैं इसकी मीटिंग में। ये 6 ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नाम याद करना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल याद मत करो। नेक्स्ट क्या जी, इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वगैरह को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है, कुछ कंट्रीज को भी ऑब्जर्वर स्टेटस बना दिया गया है, मतलब ऑब्जर्वर मेंबर बनाया गया है इनमें, इस ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे इंडिया जी, इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर है, चाइना भी इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। किसका, आर्कटिक काउंसिल की बात हो रही है, आर्कटिक काउंसिल की। देखो ऑब्जर्वर मेंबर ये होते हैं, फुल मेंबर नहीं होते ये। जब भी कोई डिसीजन लेना है इस ऑर्गेनाइजेशन में तो ये इनका कोई वोटिंग नहीं कर सकते, नहीं अपना कोई मतलब ये डिसीजन ले सकते, ये सिर्फ वहाँ पे मीटिंग हो रही है तो मीटिंग को अरे अटेंड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में, समझ गए। लेकिन किसी को भी फुल मेंबर बनाना है तो फुल मेंबर से पहले जी वो ऑब्जर्वर मेंबर होते हैं, फिर उसे फुल मेंबर बनाया जाता है। तो अभी सिर्फ ऑब्जर्वर मेंबर है इंडिया, चाइना। तो कुछ एनजीओ वगैरह भी हैं जी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, ये भी इसके ऑब्जर्वर मेंबर हैं। आर्कटिक काउंसिल की जी वर्किंग ग्रुप हैं, कुछ कुछ ग्रुप हैं जी, कुछ ऐसे इसके, जैसे ये एसएप है जी, ये क्या है, आर्कटिक कंटेमिनेंट एक्शन प्रोग्राम। ये क्या करता है जी, यहाँ पे जो पोल्यूटेंट वगैरह यहाँ पे रिलीज होते हैं इस एरिया में, मतलब कुछ प्रदूषण वगैरह होता है जी, उसको रिड्यूस करना इसका काम है। नेक्स्ट एक और बनाया है जी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि क्लाइमेट चेंज के जो भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से जो नुकसान होता है उसके लिए ये एमएप बनाया है, आर्कटिक मॉनिटरिंग असेसमेंट प्रोग्राम। एक और यहाँ पे बनाया गया शेफ नाम से, कंजर्वेशन ऑफ आर्कटिक फ्लोरा फ्लोना, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, प्लांट ट्रीज और यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक ग्रुप बनाया गया है। एक ईपीपीआर बनाया हुआ है, इमरजेंसी प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस रेस्पॉन्स। ये यहाँ पे ये भी जो पॉल्यूटेंट वगैरह रिलीज होते हैं जी उनसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। एक पेम नाम का ग्रुप है, प्रोटेक्शन ऑफ आर्कटिक मैरीन इन्वायरमेंट, यहाँ पे जो ओशियंस वगैरह है जी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप है, यहाँ पे जो कम्युनिटी है जी आर्कटिक कम्युनिटी, उसको इम्प्रूव करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए आर्कटिक रीजन का, ये इसलिए ग्रुप बनाया हुआ है। ये सारे ग्रुप याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी, बस ये जान लो आर्कटिक सर्कल क्या है, आर्कटिक काउंसिल क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री मेंबर है, और इंडिया और चाइना इसके ऑब्जर्वर मेंबर है, ये याद रखना बस आपको इसमें, समझे। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, नेक्स्ट है अपना WWF रिपोर्ट ऑन स्नो लियोपर्ड। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है जी, ये क्या है जी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मान लो जी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इसने एक रिपोर्ट जारी की है जी स्नो लियोपार्ड के रिगार्डिंग, ये है जी स्नो लियोपार्ड आपका, इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट जारी की है। इसने रिपोर्ट में कहा जी ओवर 100 ईयर्स का डेटा तैयार किया है स्नो लियोपार्ड रिसर्च पे। इसकी फाइंडिंग क्या है जी, इसने कहा है मोर देन 70% हैबिटेट स्नो लियोपार्ड का, मतलब 12 जो एशियन कंट्री हैं, 12 एशियन कंट्री,
उनमें 70% से ज़्यादा जो हैबिटेट है स्नो लेपर्ड का, हैबिटेट का मतलब है जी निवास स्थान जहाँ पे स्नो लेपर्ड रहते हैं जंगलों में, तो ये क्या है जी, इन पे कोई रिसर्च ही नहीं की गई है। 70% जो एरिया है 12 एशियन कंट्रीज़ में, इनमें जो कुछ कंट्री है नेपाल, इंडिया, चाइना, इन्होंने क्या है जी स्नो लेपर्ड पे सबसे ज़्यादा रिसर्च की है इन कंट्रीज़ ने। और इनके बाद मंगोलिया, पाकिस्तान ने रिसर्च की है स्नो लेपर्ड पे। इसके बावजूद जी जो जो मेजर रिसर्च हुई है स्नो लेपर्ड पे जी, इनकी पॉपुलेशन का असेसमेंट किया गया है, उनमें जी लगभग लेस देन 3% जो बिग कैट्स रेंज है, मतलब 3% से कम एरिया पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जहाँ पे स्नो लेपर्ड रहते हैं उस पर सिर्फ रिसर्च की गई है। अब यहाँ पे जी पूरा ग्लोबली लगभग 4000 स्नो लेपर्ड रहते हैं जो एशिया रीजन के हाईलैंड में पाए जाते हैं, 4000। लेकिन इनको कुछ थ्रेट वगैरह खतरा है जी इनकी पॉपुलेशन को। क्या क्या खतरा है? इनका हैबिटेट जो लॉस है जी वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनके जो जहाँ पे रहते हैं जी जंगलों में, जहाँ ये बर्फीले एरियाज़ में रहते हैं, अधिकतर तो स्नो का मतलब जी बर्फ़ होता है, ये जान लो। जहाँ पे ठंडे इलाके रहते हैं जी, जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है, जैसे हिमालयज़ हो गया जी, ये सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन एरियाज़ में ये पाए जाते हैं जी। और जहाँ पे जी ठंड वगैरह जैसे नेपाल हो गया, भूटान, इनमें भी मिलते हैं ये स्नो लेपर्ड। तो इनको जो हैबिटेट लॉस है वो क्या जी इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनका हैबिटेट निवास स्थान घट रहा है और डिग्रेडेशन हो रहा है। पोचिंग करते हैं जी लोग, हंटिंग करते हैं, शिकार कर लेते हैं, और कम्युनिटीज़ के बीच में, ह्यूमन और स्नो लेपर्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से इनका जो हैबिटेट है जी वो लॉस हो रहा है। अब स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं जी, जैसे इंडिया ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया इनको कंजर्व करने के लिए। एक 2013 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, ये प्रोग्राम चलाया गया था किस लिए? स्नो लेपर्ड को वर्ल्ड वाइड संरक्षण करने के लिए। एक जी इंडिया ने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं ताकि जो स्नो लेपर्ड का जो हैबिटेट है उसको बचाया जा सके, जैसे हेमिस स्पीति ये एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, ये लद्दाख हिमाचल प्रदेश में है। एक नंदा देवी गंगोत्री उत्तराखंड में, एक कंचनजंगा तवांग रीजन ये सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में, ये 3 रीजन डिक्लेयर किए हुए हैं ताकि इनको कंजर्व किया जा सके। ये 2009 में चलाया गया था जी प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इंडिया ने, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड की उनको इंक्रीज किया जा सके और हैबिटेट को कंजर्व किया जा सके। जो स्नो लेपर्ड है ना जी, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, और हमारी कंट्री में जी एक स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चला हुआ है, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का प्रोग्राम है, इसमें 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उन लिस्ट में भी ये स्नो लेपर्ड है, समझ गए। अब इसमें जी 21 से 22 हो गए हैं, क्योंकि एक वाइल्ड कैट है जी जो फिशिंग कैट हमने पढ़ा था, वो भी इसमें डाल दी गई है। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है जी स्नो लेपर्ड का? देखो जी स्नो लेपर्ड का स्टेटस IUCN में तो वनरेबल है, IUCN की लिस्ट में, समझे। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और हमारे इंडिया में इसको जी हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है, जो हमारा इंडिया का इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसमें शेड्यूल 1 में है जी, शेड्यूल वन में लिया गया। इसकी देखो जी लिस्ट है, लिस्ट 1 2 3 4 5 6, उसमें एक लिस्ट फर्स्ट लिस्ट है, उसका नाम है शेड्यूल 1, उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है ये। और जो साइट्स है और CMS, साइट्स और CMS की लिस्ट में जी ये अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, इनकी भी लिस्ट है जी 1 2 3 ऐसे करके अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। ये साइट्स और ये CMS क्या है जी, इसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है जी, IUCN क्या है और ये साइट्स क्या है, CMS 2 से 3 मिनट का लेक्चर होगा जी, वो देख सकते हो आप, किसमें? इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। साइट्स की फुल फॉर्म होती है जी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, और CMS की कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इसको बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको। जो माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए CMS काम करती है, और जितने भी जंगलों में पेड़ पौधे एनिमल्स वगैरह साइट्स, उनके कंजर्वेशन के लिए काम ये करती है जी। अब इसका कंजर्वेशन इफर्ट के लिए इंडिया ने क्या क्या और स्टेप लिए हैं? एक तो हमने पढ़ लिया प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया था, और एक इंडिया ने चलाया था जी सिक्योर हिमालय नाम का प्रोजेक्ट, एक ये चलाया था। इसमें जो मनी प्रोवाइड करते हैं जी वो GEF करता है, और UNDP ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक फंड है जी, और UNDP आपको बताया यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, स्पेशलाइज एजेंसी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये फंडिंग देते हैं जी, पैसा देते हैं सिक्योर हिमालय जो प्रोजेक्ट है इंडिया का, इसको चलाने के लिए। ये हाई एल्टीट्यूड एरिया जी, उस पर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया गया था, ताकि यहाँ पे स्नो लियोपार्ड को भी बचाया जा सके। और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एरियाज़ में चलाया जा रहा है, जहाँ पे क्या जी स्नो लियोपार्ड ये पाए जाते हैं,
तो यही था जी इसके रिगार्डिंग, आज के टॉपिक भी इतने ही थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपको बताना जी ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है इसके बारे में दी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, ब्रेन का मतलब पता है जी दिमाग होता है, दिमाग की फिंगरप्रिंटिंग करना, दिमाग की कॉपी करना, ये मेथड किस लिए यूज हो सकता है। ये जो क्राइम है जी, क्राइम के बारे में इसके पता लगाया जा सकता है, जो क्रिमिनल है जी उसके माइंड को इससे स्टडी की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है ये आदमी झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। तो क्राइम के बारे में पता लगाने के लिए ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग की यूज हो सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। नेक्स्ट है जी, इससे क्या है जी, ह्यूमन ब्रेन है जो ह्यूमन ब्रेन, उससे जी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की स्टडी की जाती है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट करता रहता है ना ह्यूमन ब्रेन, उसकी स्टडी की जाती है इसमें। आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत। सी करेक्ट आंसर है जी, सारे करेक्ट हैं, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट बताना जी, ये सफारी स्कीम है ये किससे रिलेटेड है। ये एक्वाकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एक्वाकल्चर का मतलब जो ओशियंस में, पानी में, समुद्र में जो भी खेती वगैरह होती है जी एक पानी में, उसको बोलते हैं एक्वाकल्चर। जैसे फिशिंग, फिशिंग करते हैं जी, मतलब मछली उत्पादन करते हैं, ये एक्वाकल्चर में आता है जी। या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री इन सिल्क सेक्टर, उससे रिलेटेड है क्या। या फिर आपका जो कन्वर्ट करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंप्रेस्ड गैस में, बायोगैस में, मतलब जो वेस्ट होता है जी, घरों से वेस्ट निकलता है, जगह सब्जी वगैरह काट देते हो, बाकी का कचरा बचता है, उससे गैस बनाई जाती है, इससे रिलेटेड है क्या है सफारी स्कीम। या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डेयरी सेक्टर, जो दूध वगैरह जी प्रोडक्शन होता है, डेयरी सेक्टर होता है, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इससे रिलेटेड है। ये जी एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशन स्कीम है सफारी स्कीम, ये इसलिए चलाया गया था ताकि जो प्रोडक्ट है जी, जो एक्वाकल्चर के प्रोडक्ट हैं जैसे फिशिंग वगैरह है, इसको इंक्रीज किया जा सके और इसमें क्वालिटी लाई जा सके जी फिशिंग में, इसलिए चलाई गई थी सफारी स्कीम। इसको देखभाल इम्प्लीमेंट कौन करता है जी, एमपेडा करता है जी। एमपेडा क्या है, मेरीन प्रोडक्ट, मेरीन प्रोडक्ट है जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये इसकी देखभाल इम्प्लीमेंटेशन करती है जी सफारी स्कीम की, एमपेडा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताना, इसका आंसर ए हो जाएगा जी, ए हो जाएगा, एक्वाकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जी ग्रीन बॉन्ड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है करेक्ट। पहली कह रही है ग्रीन बॉन्ड क्या है जी, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें यूज कौन करता है, गवर्नमेंट या कोई भी एंटिटी होगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी या प्राइवेट सेक्टर हो गए, ये बॉन्ड जारी कर सकते हैं ग्रीन बॉन्ड, और इसके जरिए मनी रेज कर सकते हैं, मतलब पैसा इकट्ठा कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए हो या अडेप्टेशन के लिए हो। नेक्स्ट है जी, ये बताना है कि इंडिया क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इशूअर है ग्रीन बॉन्ड का, मतलब इंडिया में जी जितने पूरे वर्ल्ड में ग्रीन बॉन्ड जारी करते हैं कुछ कंट्री, उनमें से इंडिया भी एक है, और ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है ग्रीन बॉन्ड। आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, पहला दूसरा दोनों सही दोनों गलत। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही बात है, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इशूअर है ग्रीन बॉन्ड का, मतलब चाइना सबसे ज़्यादा करता है, उनके बाद है इंडिया का ही नाम है ग्रीन बॉन्ड जारी करने का, जो है जी सबसे ज़्यादा चाइना करता है फिर इंडिया करता है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को ग्रीन बॉन्ड जारी नहीं किया जी अभी तक, ये सेबी ने जारी किया जी सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में, सेबी ने। सेबी आपको पता ही होगा जी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया एक्ट बना के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी, जब भी आप कोई मान लो जी क्लाइमेट के रिगार्डिंग कुछ स्टेप ले रहे हो, मतलब क्लाइमेट को संरक्षण करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर ग्रीन बॉन्ड जारी करके पैसा इकट्ठा करते हो, तो इसलिए ये ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट बोल रही है जो आपका ये है जी आईपीसीसी, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी रिपोर्ट कहती है जी कि 2050 तक ये 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके नेट जीरो इमिशन हासिल कर लेगा 2050 तक पूरा वर्ल्ड, ये इसकी रिपोर्ट बोलती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया में क्या जी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है ग्रीन हाउस गैस इमिशन का, कि सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती हैं वो इससे होते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से, ये लगभग 40% ये ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है, इन्वायरमेंट में निकालता है। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा दोनों सही दोनों गलत। सी करेक्ट आंसर है जी, दोनों सही हैं। इलेक्ट्रिसिटी सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में सबसे ज़्यादा किससे बनती है जी, थर्मल पावर से, थर्मल पावर होती है जी, थर्मल पावर सेक्टर होते हैं जो, थर्मल पावर किससे बनती है जी, कोल से बनती है जी, कोयले से, कोयले से बनती है बिजली, तो इससे बहुत ज़्यादा इमिशन होता है जी, कार्बन इमिशन, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती है इससे, तो बिल्कुल सही है जी।
नेक्स्ट बताना जी इंडियन प्लेट के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना है। ये हमने जब अर्थक्वेक का लेक्चर पढ़ा था ना, अर्थक्वेक के लेक्चर में भी ये पढ़ा था, जब इंडियन मानसून के बारे में पढ़ा था तब भी ये पढ़ा था। दोनों लेक्चर आप जी ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो अगर नहीं देखा तो। आगे इंडियन प्लेट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना है। ये इंडियन प्लेट क्या है जी, जो पेनिनसुलर इंडियन प्लेट है उससे सेपरेट हो चुकी है, मतलब सेपरेट है, टेक्टोनिकली सेपरेट हो चुकी है, अलग हो चुकी है। नेक्स्ट बता रहा है कि ये जो इंडियन प्लेट है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है जी, मतलब जो हिमालय के साथ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनाती है। कन्वर्ज का मतलब आपस में टकराती हैं दूसरी प्लेट के साथ। जो ये प्लेट है जी फैली हुई है पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक। जो पाकिस्तान है जी इधर, ये अपना हिंदुस्तान जी, और यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक फैली हुई है। क्या आपको बताना जी करंट कौन सा, मतलब करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, ऑल ऑफ द अबव। पहला बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि इंडियन पेनिनसुलर से अलग थोड़ी ना है ये प्लेट है जी। इंडियन पेनिनसुलर इसी को पूरी प्लेट, इसको ही तो बोलते हैं इंडियन प्लेट, तो इससे सेपरेट थोड़ी ना है, तो ये बिल्कुल गलत है जी। जहाँ एक है वो काट दो, आपका आंसर आ जाएगा सी। बाकी के दो बिल्कुल सही हैं जी, एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट बताना जी, जब हाई टाइड आता है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, जब हाई टाइड आता है तो कोस्टल एरिया के पास, शोर के पास ज़्यादा फिश मछली आ जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है जो हाई टाइड है जी उस जब आता है इससे नेविगेशन में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। करेक्ट कौन सा जी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं जी। टाइड क्या होता है जी, टाइड बोलते हैं ज्वार भाटा, हिंदी में ज्वार भाटा। टाइड का मतलब क्या है जी, ज्वार भाटा है टाइड। देखो जी समुद्र में पानी का लेवल, पानी का लेवल का उतार और चढ़ाव, उतार और चढ़ाव इसे बोलते हैं टाइड। मतलब ये है जी हमारा इंडिया, इंडिया का ही कोस्टल एरिया, पानी समुद्र का पानी एक बार नीचे गया और फिर ऊपर आया, यहाँ से यहाँ पे बढ़ गया जी इसका लेवल और डिक्रीज हो गया। मतलब लो एंड हाई लेवल ऑफ वाटर, मतलब घटना बढ़ना, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑफ द वाटर इन ओशियन और कोस्टल एरियाज, मतलब ओशियन वाटर का जो कोस्टल एरिया में उतार चढ़ाव ही टाइड कहलाता है। किसकी वजह से होता है जी ये टाइड, टाइड होता है जी मून और अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स, मून और अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स, या अर्थ और सन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, ये इसकी वजह से होता है जी, समझ रहे हो। और ये टाइड जब हाई टाइड आता है जी, जब हाई टाइड आएगा इसका मतलब जी कोस्टल एरिया में पानी के लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज होएगा, तो समुद्र की जो मछलियाँ जी इसकी मछलियाँ यहाँ पे आ जाएंगी, तो बिल्कुल सही बात है। और जब पानी की गहराई यहाँ पे जी कोस्टल एरियाज में, शोर एरियाज में पानी की गहराई ज़्यादा हो जाएगी, पानी ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा, तो नेविगेशन के लिए भी फायदेमंद होता है। नेविगेशन का मतलब है जी समुद्र में जो यात्रा करते हैं ना शिप जहाज से, समुद्र में टहल जाना, यात्रा करना, जैसे सड़क पे हम यात्रा करते हैं जी, समझ गए, तो एक सड़क पे यात्रा करते हैं एक समुद्र में, तो उसको बोलते हैं समुद्र में यात्रा करना, समुद्र में जर्नी करना, नेविगेशन। नेक्स्ट है जी अपना, आपको ये बताना है इन द कोर्स ऑफ इस इवोल्यूशन अर्ली एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ लार्जली कंटेन, जब हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर बना था, वातावरण, तो सबसे स्टार्टिंग में कौन कौन सी गैस वगैरह ये पाई जाती थी हमारे इन्वायरमेंट में, ये बताना है आपको। वाटर वेपर था क्या सबसे स्टार्टिंग में, जब अर्थ पे एटमॉस्फेयर बना था, जब जीवन भी नहीं था जी, कोई एक भी आदमी नहीं था, उस टाइम की बात हो रही है। नाइट्रोजन था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, कौन कौन से थे जी, डी थे जी, ऑल ऑफ दी अबव थे, सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है जी आपको बताना थिनेस्ट लेयर ऑफ आवर प्लानट, अब हमारा प्लानट कौन सा जी, अर्थ, अर्थ की सबसे थिनेस्ट यानी कि सबसे पतली परत कौन सी है, लेयर कौन सी, ये बताना है। मेंटल, क्रस्ट, आउटर कोर, इनर कोर। क्रस्ट है जी, क्रस्ट तीन, देखो जी अर्थ को तीन उनमें बांटा गया जी। ये पहले ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम से ये देखो जी, ये अर्थ है, अर्थ, ये अर्थ का सेंटर है, कहीं पे केंद्र बिंदु तो होगा अर्थ का, ये सेंटर है। अब सेंटर से जी हमने ये वाला हिस्सा कट करके अलग कर लिया, समझ रहे हो। अब इसकी परत दिखाई जा रही है आपको, जो ऊपर वाली परत है, ऊपर वाली परत, ये ऊपर वाली परत है जी क्रस्ट, जो लगभग 100 किलोमीटर की थिक है, ये क्रस्ट हो गई। अब ये है जी मेंटल, मेंटल, ये मेंटल और क्रस्ट के बीच में ये है जी प्लास्टिक स्टेट में थोड़ी एस्थोनोस्फेयर बोलते हैं, एस्थोनोस्फेयर, ये मेंटल है जी, ये लगभग 2900 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक ये है जी मेंटल। और उसके बाद है जी कोर, ये कोर है, कोर है जी, ये वाला कोर बीच वाला, ये कोर है। कोर में भी दो पार्ट हैं जी कोर के, एक आउटर कोर, एक इनर कोर। ये वाला आपको आउटर कोर दिखाई दे रहा है जी 2900 लेके 5100 तक, और 5100 लेके ये 6378 किलोमीटर तक ये है जी इनर कोर, 6378 तक है इनर कोर। और टोटल अब रेडियस कितनी हो गई जी, इसकी रेडियस कितनी होगी जी अर्थ की, ये 6378, 6378 किलोमीटर की, लगभग 6400 किलोमीटर बोलते हैं जी मोस्टली, ये क्या हो गया जी इसकी रेडियस हो गई, त्रिज्या। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जी, इसमें बस इतना ही था आज के लेक्चर में।